नमस्कार, मैं आकांक्षा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। दर्शकों, जैसे कि हम हर हफ्ते आपको नए नए शख्सियत से रूबरू करवाते हैं, उनके जीवन के हर पहलू से आपको अवगत कराते हैं, तो इसी कड़ी में आज भी हमारे साथ एक नई शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की
समाज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे देश की जानी मानी महिला साइंटिस्ट, जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती में अपना परचम लहराया है। जी हाँ, उनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमारी। डॉक्टर संजीव कुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो चलिए, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हमारी महिला साइंटिस्ट से सवाल जवाब का सिलसिला जारी करते हैं। संजीव कुमारी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, आप इतने ऊंचे पद तक कैसे पहुंची? मैं हांसी के एक छोटे से गांव ढानीपाल से हूँ। मेरे पिता सरकारी नौकरी में थे और वो जीप ड्राइवर थे, तो ऑफिसर्स के साथ उनका आना जाना था। कृषि विभाग में वो थे, तो वहीं से कृषि में इंटरेस्ट हुआ और हमारा अपना घर खेत में ही है, तो वहाँ कृषि कार्यों में परिवार के लोगों को देखा करती थी कि किस तरह से खेती करते हैं, और धीरे धीरे इस चीज में इंटरेस्ट आया और मेरी प्रारंभिक शिक्षा हांसी से हुई। फिर मैंने हिसार से अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की और अपनी पीएचडी मैंने राजस्थान से की। और जैविक खेती में इसलिए की क्योंकि आज मैंने देखा कि किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसको कैसे इस चीज से बचाया जा सकता है। उसका एक ही साधन था जो कि जैविक खेती। जी, तो आपने अपना लक्ष्य बनाया था कि नहीं, मुझे साइंटिस्ट ही बनना है? हाँ, मैंने लक्ष्य बनाया जब मैंने 11वीं क्लास में बीएससी मेडिकल लिया, तो मुझे मेरे परिवार के और मित्र लोगों ने कहा कि ये बहुत मुश्किल होता है, आप नहीं चला पाएंगी। इवन टीचर्स ने भी मुझे ये कह दिया था कि नहीं नहीं, आप साइंस नहीं चला पाएंगी। लेकिन वो मेरी दृढ़ इच्छा थी, शक्ति थी, डेडिकेशन था। और कई बार टीचर्स के साथ कहा सुनी भी मेरी हो जाती थी कि यू आर डफर और आप साइंस नहीं चला पाएंगी। लेकिन मेरी अपनी इच्छा शक्ति के कारण मैं फर्स्ट डिवीजन से मैंने 12वीं पास की और फिर आगे अपनी पढ़ाई सारी मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास की। जी, संजीव जी, आपकी शिक्षा के अलावा आपकी अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा क्या है? मैंने किसानों के हित के लिए अपना रिसर्च कार्य किया है और उसमें जो जो भी मैं अपनी पीएचडी में नहीं कर पाई, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं भारत सरकार के, वो मैंने ट्रेनिंग्स ली हैं। 3 ट्रेनिंग मैंने हैदराबाद से ली है, मैंने शिमला से भी अर्बन एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग ली है, और एक प्लांट्स को बिना स्प्रे और बिना उसके किस तरह से हम बीमारियों से बच सकते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक इंस्टीट्यूट है NIPHM हैदराबाद में। मैंने 10 दिन की वहां से ट्रेनिंग ली है और भारत का जाना माना
ट्रेनिंग सेंटर है मैनेज हैदराबाद में, जो कि कृषि अधिकारियों को अपनी ट्रेनिंग देता है। मैंने वहां से भी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग ली है, ताकि मैं किसानों के टच में आ पाऊँ, उनको ढंग से अच्छी तरह से समझा पाऊँ। तो इसका फायदा हो रहा है हमारे किसानों को? हाँ, जो लोग मेरे संपर्क में आ रहे हैं या जिन लोगों तक मैं पहुंच पाती हूँ, तो वो लोग कहीं ना कहीं ध्यान देते हैं, किसान ध्यान देते हैं, उनको समझ में आती है कि हाँ, ये हम गलत कर रहे हैं, और अगर हम इन चीजों को अपनाएंगे तो हम सही करेंगे, तो उनकी खेती अच्छी हो सकती है, खेती अच्छी हो रही है। और जो हम जहर डाल रहे हैं, किसान जहर डाल रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है, उसके टेस्ट में भी बहुत फर्क आ रहा है अनाज जो उत्पन्न कर रहे हैं। संजीव कुमारी जी, आपके साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां भी जुड़ी हैं, तो उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से बताइए। जब मैं एमएससी में थी तो उसमें एक पार्ट था कि रोल ऑफ एनजीओ इन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, तो वहीं से मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी एनजीओ बना के पर्यावरण को संरक्षण करने का मुझे काम करना चाहिए। तो 2009 में मैंने अपनी एनजीओ बनाई, संकल्प पर्यावरण सुरक्षा का। तो उसी के थ्रू मैं किसानों से मिली, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिली, दूसरे विभागों से मिली, महिला और बाल विकास अधिकारियों से मिली, सभी से मिलके मैंने जगह जगह प्रोग्राम किए, लोगों को समझाया कि किस तरह से हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। तो इसी में सिर्फ 1 महीने बाद हरियाणा सरकार ने मुझे एप्रिसिएशन दे दिया। 15 अगस्त पे मुझे प्रशंसा पत्र मिला 1 महीने के काम पे। तो वहीं से जब प्रशंसा पत्र मिला तो एक अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप हुई थी हैदराबाद में, इंडो नीदरलैंड वर्कशॉप। तो सरकार ने, हरियाणा सरकार ने मेरा चयन करके एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मुझे वहां भेजा, जो कि पूरे हरियाणा में अकेली महिला मैं वहां गई थी, और महिला भी अकेली थी और एनजीओ की रिप्रेजेंटेटिव भी मैं अकेली थी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है कि अकेले एक एनजीओ को चलाना और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे ले जाना। तो ये मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इस काम के लिए। तो अभी भी आपका वो एनजीओ काम कर रहा है? हाँ, एनजीओ काम कर रहा है, किसानों के हित के लिए काम कर रहा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहा है। अच्छा, तो संजीव कुमारी जी, ये तो बात थी आपकी शिक्षा की, आपकी उपलब्धियों की। तो अब जरा हमें अपने परिवार के बारे में बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है और उन्होंने कैसे आपको सहयोग किया? मेरे परिवार में मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी 2 छोटे भाई बहन हैं, एक बहन है, एक भाई है। और परिवार में इस पीढ़ी की सबसे बड़ी होने के नाते मेरे फादर ने मुझे और
मेरी बहन को बहुत सहयोग दिया, पढ़ाई में बहुत सहयोग दिया, क्योंकि 1980 के दशक में वहाँ उस समय पे लड़कियों की शिक्षा को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था, लेकिन मेरे पिता नौकरी में होने के कारण वो शिक्षा की वैल्यू को समझते थे। उन्होंने हम दोनों को बहुत उच्च शिक्षा दी है। उन्होंने कभी फर्क नहीं समझा। मैंने जैसे बताया कि मैं गांव में रहती हूँ, 6 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ से साइकिल पे आना जाना होता था और बहुत हमें कई बार बारिश के सीजन में या थोड़ी मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ता था हम दोनों को, लेकिन फिर भी वो मेरे फादर का मोटिवेशन ही था, जिसकी वजह से कि हम आगे बढ़ते रहे और आज इस मुकाम तक पहुंचे। जी, फादर का अहम रोल है, मेरे माँ बाप का अहम रोल है, माता ने भी पूरा सहयोग किया। नहीं तो अक्सर गाँव में महिलाओं का ये रहता है कि लड़कियों को घर के काम में लगा दिया जाता है, लेकिन मेरी माता ने कभी ऐसा नहीं किया कि मुझे घर के काम में या मेरी बहन को घर के काम में लगाया हो। तो माँ बाप के सहयोग से ही इस मुकाम तक हम पहुंच पाए हैं। जी। अच्छा संजीव कुमार जी, आप भी जैसे आपने बताया कि आप एक गांव के परिवेश में पली बड़ी हैं, तो गांव के लोगों की आज भी यही सोच है, आज भी उनका यही मानना है कि लड़कियों को क्या पढ़ाना, उनकी तो जल्दी से शादी कर देनी चाहिए, उनके हाथ पीले कर देनी चाहिए, उनको पढ़ाने से क्या फायदा है। तो आप उन लोगों के लिए कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगी हमारे इस चैनल के थ्रू? हाँ, आज समय बदल रहा है, हमारी महिलाओं की शिक्षा दर भी बढ़ रही है, लोगों को समझ आ रहा है और मैं खुद भी लोगों को समझाती हूँ, वो बात मानते भी हैं और कहीं ना कहीं मुझे देख के वो एग्जाम्पल देते हैं कि वो लड़की इतना पढ़ी है और इतना उसने मकाम हासिल किया है, तो उसकी तरह आप बनिए और अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं। जब मैं पहले, जैसे मैंने बताया कि हम लोग 6 किलोमीटर दूर साइकिल से जाते थे, तो मैं और मेरी बहन हम 2 ही जाते थे। आज मैं देखती हूँ कि कम से कम 50 लड़कियां उस रास्ते से जाती है। जब मैं घर जाती हूँ, मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जहाँ हम आज से 20 साल पहले हम 2 जाते थे, आज वहाँ 50 लड़कियां जा रही हैं। आपने वो सफर शुरू किया और आज वो बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, वो बढ़ रहा है, लोगों को समझ आ रहा है कि लड़की की शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। आजकल कहीं भी घर की सेटलमेंट के लिए भी शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बन गया है। जो लड़कियों को मजबूत बनने के लिए, उन्हें इंडिपेंडेंट रहने के लिए ये एग्जैक्टली। जी। तो अब हम ये माने, जैसा कि आपने बोला कि आपके माता पिता ने आपको सहयोग दिया है, तो आप सफलता के पीछे आपके माता पिता का सहयोग है, ये उन्होंने बहुत आपको प्रोत्साहित
किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके माता-पिता का हाथ है आपकी सफलता के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए? हाँ, मेरी सफलता के पीछे सीधा-सीधा मेरे माता-पिता का हाथ है। और मेरे पिताजी कहते थे कि नेहरू की एक लड़की थी जी। और मेरी तो 2 लड़कियां हैं। जब नेहरू अपनी लड़की को प्रधानमंत्री बना सकता है, तो हम अपनी बच्चियों को क्यों नहीं बना सकते? उन्होंने बहुत उन्होंने बहुत मेहनत की है। हम मेरे माता-पिता ने हमें आगे बढ़ाने के लिए। जी, और उनकी मेहनत जो है वो असफल भी हो रही है। जी। तो संजीव कुमार जी, जैसे आप एक गृहिणी भी हैं जी। और आप एक सर्विस वीमेन भी हैं, जी। तो आप घर में और अपने काम में सामंजस्य कैसे बिठा पाती हैं? जैसे सामंजस्य की बात है, जब आप ऑफिस में हैं तो वहाँ कंसंट्रेट कीजिए, और जब आप घर में हैं तो फैमिली पे कंसंट्रेट कीजिए। दोनों चीजों को मिक्स नहीं करेंगे तो सामंजस्य आराम से बैठ जाएगा। संजीव कुमारी जी, आपने अपने सफर में, अपने जिंदगी के सफर में अभी तक बहुत कुछ पाया है, तो आपकी कुछ ऐसी इच्छा रही है अभी तक कि नहीं, मुझे अभी और आगे जाना है, या मुझे उस पद तक जाना है, मुझे वो पद ग्रहण करना है? अभी तक आपकी कोई इच्छा है? मेरी इच्छा है कि मैं अपने देश के हर किसान तक पहुंचूं। अपनी बात, जो मैंने शोध किया है, जैविक खेती पे जो शोध किया है, मैं अपनी बात हर किसान को बता पाऊं, ताकि जो डिपेंड हो रहा है किसान, मार्केट पे टोटली डिपेंड हो गया है, उसको बीज भी बाजार से लेना पड़ता है, खाद स्प्रे सब कुछ बाजार से लेना पड़ता है। लेकिन जैविक खेती एक ऐसी खेती है जिसमें उसका सारा सामान अपना होगा। तो उस चीज के लिए मेरी अभी ये इच्छा है, अभी मैं देश के हर किसान तक नहीं पहुंच पाई हूँ। मेरी ये दिली इच्छा है कि हर किसान मुझे जाने, मेरी बात को समझे और हर किसान तक मैं पहुंच पाऊं। ये मेरी इच्छा है। जी। तो आप ये चाहती हैं कि जो किसान है वो मार्केट पे डिपेंड ना होकर अपने खुद की खेती करें, जैविक खेती को अपनाएं। जी। जैविक खेती अगर अपनाएंगे तो, क्योंकि इतना हमारा प्रदूषण इतना हो गया है, पेड़ कटते जा रहे हैं, किसान भी पेड़ काट रहे हैं, और जो सड़कों के किनारे हैं कोई भी प्रोजेक्ट लगता है, हमारी जो धरती है वो कंक्रीट में तब्दील हो रही है। तो उन सब चीजों से हटने के लिए, बचने के लिए और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, उनके लिए किसान अपना अहम रोल अदा कर सकते हैं, खेती में अहम रोल अदा कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा के अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि
पहले थी, इतना स्वच्छ वातावरण था, वैसा अब हम फिर से कर पाए। जी बिल्कुल। अच्छा संजीव जी, आप एक साइंटिस्ट हैं जो बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद है, और इस फील्ड में, इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो जब आप साइंटिस्ट बनी, इस पद तक पहुंची आप, तो आपके प्रदेश वाले, आपके गांव वाले, या आपके परिवार वाले, या आप खुद कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, और जैसे आपने बताया कि साइंटिस्ट एक बहुत जिम्मेदारी का पद है, तो मैंने जो अपना टॉपिक चुना था पीएचडी के लिए, वो मैंने ऐसा चुना था कि लैब में काम कम हो और खेत में काम ज्यादा हो। मैं गाय के गोबर और गोमूत्र से मैंने ऑर्गेनिक इनपुट बना के, और वो जैविक खेती में किस तरह से प्रयोग किए जाए, वो मैंने लिया है, जिससे कि किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा, और हमारी जो देसी गायें हैं उसके जो गुण हैं, क्योंकि गाय को माता कहा गया है, और हमारे हिंदू सभ्यता के अनुसार गाय में कई करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो ये बात सच है, कई करोड़ देवी देवताओं से मतलब कई तरह के सूक्ष्म जीव, कई करोड़ सूक्ष्म जीव गाय के गोबर और गोमूत्र में होते हैं। तो वो किसानों को बताने के लिए और उसको समझाने के लिए वो चीज ली, तो ऐसा नहीं मैं मानती कि साइंटिस्ट होते हैं लैब में उनका टाइम निकल जाता है। तो कुल मिला के ये है कि लैब का और फील्ड का दोनों मैंने इकट्ठा बराबर बराबर काम किया, जिससे मुझे इतना अनकंफर्टेबल नहीं लगा। अब आपने बात कर ही दी है कि साइंटिस्ट का सारा समय जो है वो लैब में बीतता है, बल्कि हमारे हरियाणा के लोग, हरियाणा के क्या पूरे हमारे देश के लोग ये समझते हैं कि साइंटिस्ट की जिंदगी जो है वो पूरा दिन लैब में निकल जाती है ना। उनके बाल जो है वही सफेद हो जाते हैं, उन्हें दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं होता है। तो क्या सच में ऐसा होता है? साइंटिस्ट की जिंदगी सच में ऐसी है? नहीं, कुछ समय के लिए अगर मान लो कोई अलग अलग तरह का होता है, जैसे मैंने बताया कि मैंने फील्ड और लैब दोनों को चुना, तो जो पर्टिकुलर लैब का काम है तो उन लोगों का टाइम लैब में बीतता है, लेकिन मैंने जो टॉपिक चुना उसमें सारा टाइम लैब में नहीं निकलता है। इसीलिए मैंने ज्यादातर क्या होता है कि लोग अपना काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनकी रिसर्च थीसिस में बंद होकर लाइब्रेरी में सजा दी जाती है। वो बहुत कम काम आ पाती है देश के लोगों के, देश के किसानों के। लेकिन वहीं से मैंने सोचा कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि जो कि किसान हित के लिए हो,
किसानों को काम आए। और आज मेरी रिसर्च जो है उस पे किसान काम कर रहे हैं। मेरी रिसर्च सिर्फ लैब में, लाइब्रेरी में बंद नहीं है। जैसे मुझे लोगों ने कहा, मेरे फैमिली वालों ने भी, बहुत सारे रिश्तेदारों ने कहा कि तुम इतनी हाई एजुकेशन लेने जा रही हो, तुम पीएचडी करने जा रही हो, लेकिन पीएचडी कर रही हो वो भी गोबर और गोमूत्र पे। यहाँ तक लोगों ने कहा, लेकिन ये किसान हित की बात थी, इसीलिए मैंने इस चीज पे काम किया। और आज मेरी रिसर्च मैं खुद लगी हूँ, दूसरे मीडिया है वो भी लगा है कि किस तरह से किसान तक पहुंचाया जाए। जी, तो आपने लोगों की बात को ना सुनते हुए अपने दिल की बात सुनी और आज किसानों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं जी। क्योंकि आप, जैसे कहा जाता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और पर्यावरण और कृषि का सीधा संबंध है। एक पर्यावरणविद होने के नाते, एक पर्यावरण की विद्यार्थी होने के नाते और एक एनजीओ की प्रेसिडेंट होने के नाते, कुल मिला के मुझे जो समझ आया, और वो यही समझ आया कि किसान हित के लिए काम किया जाना चाहिए। क्योंकि धरती पे दो ही चीजें हैं जो जीवित हैं, एक तो पौधे जीवित हैं और प्राणी जीवित हैं। जब पौधे जीवित नहीं रहेंगे, हमारी मिट्टी इतनी खराब हो जाएगी, तो प्राणी कैसे जीवित रहेंगे? तो प्राणियों के जीवित रहने के लिए पौधों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए कि जैविक खेती बहुत जरूरी है। जी, संजीव जी, आपने पर्यावरण पे बहुत काम किया है, या पर्यावरण को लेकर आपने बहुत सारी रिसर्च वर्क किए हैं आपने, तो आप कुछ ऐसे अनुभव साझा करेंगी हमारे दर्शकों से जिनका उन्हें भी लाभ हो? हाँ, पर्यावरण के लिए जैसे मैं सीधी बात करूंगी जल संरक्षण की, क्योंकि ऑक्सीजन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन बना देते हैं। ऑक्सीजन का हमारे पास एक अल्टरनेट है कि हम अगर पौधे लगा देंगे तो हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, लेकिन पानी है, पानी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, वो नेचुरली जो है वो है। मैं यहाँ देखती हूँ कि लोग पानी की बहुत बर्बादी करते हैं, तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि वो जल संरक्षण करें, क्योंकि पानी आजकल हमारे देश में जो है, देश में क्या दुनिया में पानी की कमी का जो नारा गूंज रहा है। हाँ, क्योंकि पानी जो है 97.39% पानी तो खारा है, जो कि समुद्र में है, हम उसको यूज नहीं कर सकते। 2.01% पानी है जो कि पहाड़ों पे बर्फ के रूप में है, वो भी पिघल जाता है। आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो जल्दी से पिघल के और समुद्र
में चला जाता है। और 0.58 मतलब आधा प्रतिशत के लगभग पानी है जो कि धरती में है और जिसको हम अंधाधुंध निकाल रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं। तो पानी के बचाव के लिए मैं दर्शकों से आह्वान करूंगी कि जल को संरक्षित कीजिए, तभी हम हमारा जीवन संरक्षित हो पाएगा, तभी हमारी धरती बच पाएगी। जी बिल्कुल, पानी बचाएंगे तभी हम बच पाएंगे। तो बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा संजीव कुमारी जी के साथ, लेकिन अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आपका